खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सब इंस्पेक्टर कुछ पुलिसकर्मियों के साथ होटल के रिसेप्शन पर खड़ा होकर महिलाओं से बात कर रहा है। ये वही वीडियो जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। और इसी दौरान सब इंस्पेक्टर एक महिला को थप्पड़ जड़ देता है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। घटना आदर्श नगर इलाके के एक होटल की है। वही वीडियो वायरल जब हुआ, उसके बाद आरोपी सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया। लेकिन दिल्ली का ये वीडियो आप देखिए कैसे सब इंस्पेक्टर एक महिला को सीधे थप्पड़ जड़ देता है। बताया जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ और पुलिसकर्मी थे। और इस वीडियो में आपको कुछ और महिलाएं नजर आ रही हैं, 3 से 4 इनकी संख्या है। ऐसा लग रहा है वीडियो को देखकर कि दोनों की किसी बात को लेकर बहस हो रही थी, और उसके बाद सब इंस्पेक्टर ने एकाएक महिला को थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाद फिर महिलाएं इधर उधर जाने लगी। उसके बाद सीढ़ियों से नीचे उतरते भी इस वीडियो में सब इंस्पेक्टर साफ तौर पर आपको दिख रहा है। ऊपर टाइम भी आप देख सकते हैं, रात के 2:30 बजे का वक्त है। 25 तारीख है, 2:38 रात का ये वक्त है जब सब इंस्पेक्टर ने एक महिला को थप्पड़ जड़ दिया। 3 से 4 की संख्या में महिलाएं आपको नजर आ रही हैं। जब ये पूरा घटनाक्रम वहां पर घटा तो कुछ महिलाएं डरकर पीछे की तरफ से ऊपर सीढ़ियों की तरफ चली गई। और जिस महिला को सब इंस्पेक्टर ने थप्पड़ जड़ा, देखिए उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों के बीच फिर से बहस हुई। फिर वो नीचे वाली सीढ़ियों की तरफ उतरी और वहीं सब इंस्पेक्टर भी नीचे वाली सीढ़ियों की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है एक होटल के रिसेप्शन के सामने। और रिसेप्शनिस्ट भी आपको नीले रंग की शर्ट पहने हुए दिख रहा है, जो खड़े होकर ये सब कुछ देखता रहा। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया है। आदर्श नगर इलाके में यह होटल है जहां की घटना बताई जा रही है। सब इंस्पेक्टर ने पहले देखिए किस तरह से एक महिला को धक्का दिया, थप्पड़ मारा, और उसके बाद इस पूरे मामले पर एक्शन हुआ है। कुमार सोनू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, ये पूरा मामला क्या है? क्यों सब इंस्पेक्टर ने महिला को थप्पड़ मारा और उस दौरान कौन कौन वहां पर मौजूद था? देखिए, दरअसल ये बीते गुरुवार रात की घटना है, जब दिल्ली पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि महिलाओं के 2 ग्रुप के बीच में कोई विवाद हुआ है पैसे को लेकर। जिसके बाद पुलिस को कॉल की गई, पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें सब इंस्पेक्टर हिमांशु और उनके साथ कुछ कांस्टेबल और महिला पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद थे। जब उस होटल में जो है पहुंचे तो पता चला कि 3 महिलाओं के 2 ग्रुप थे जो आपस में पैसे को लेकर जिनमें विवाद हुआ। विवाद होने के बाद जब महिलाओं के का एक गुट में से एक महिला जो है सब इंस्पेक्टर हिमांशु से बात कर रही थी, तो उसी दौरान सब इंस्पेक्टर को हिमांशु को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने महिला को थप्पड़ जड़ दिया। जिसके बाद पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित महिला है, उन्होंने जो है जमकर इसका पूरा विरोध किया। मामले की जो जानकारी जब आला अधिकारियों तक पहुंची तो मामले का संज्ञान लेते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी सब इंस्पेक्टर हिमांशु को दिल्ली पुलिस की डीसीपी आकांक्षा यादव ने लाइन हाजिर कर दिया है और उसके बाद पूरे मामले की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू कर दी। आपको बता दें, ये पूरी घटना जो है दिल्ली के आदर्श नगर इलाके की है, जहां पर यह पूरी घटना हुई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन पीड़ित महिला का जो है पुलिस ने मेडिकल कराया है। साथ ही साथ पुलिस जो है अब इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं बचती हुई नजर आ रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है, तो लिहाजा अभी कैमरे पर कुछ भी बताना सही नहीं होगा। मामले की जांच होगी, उसके बाद जो है साफ हो पाएगा कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई कि आरोपी सब इंस्पेक्टर अपना आपा खो बैठा और उसने एक महिला के ऊपर हाथ छोड़ दिया। कुमार सोनू, एक बात बताइए कि यहाँ पर कोई महिला कांस्टेबल क्यों नहीं थी? हाँ, रात के 2:30 बजे का वक्त है और जब महिलाओं की शिकायत आती है तो जाहिर सी बात है महिला पुलिसकर्मी का होना भी जरूरी है। देखिए, महिला पुलिसकर्मी वहां पर थी, लेकिन वो सीसीटीवी में नहीं दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई महिलाओं की कंप्लेंट है तो लिहाजा उस पूरे मामले में जो आईओ होता है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या फिर कोई जांच अधिकारी है जो वो महिला होनी चाहिए। तो महिला क्यों नहीं थी, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ अब ऐसे में दो पक्षों के बीच में अगर पैसों को लेकर विवाद है तो सब इंस्पेक्टर को इसमें संयम बरतना चाहिए था। ज्यादा से ज्यादा जो है वो इस पूरे मामले में थाने ले जाकर दोनों पक्षों से जो है पूछताछ कर सकते
सकता था, बातचीत कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा करने की बजाय जो है सीधा एक महिला के ऊपर हाथ छोड़ दिया, उसको जोरदार चांटा मारा, जिसके बाद महिला ने भी जो है गुस्से में इस पूरी घटना का विरोध किया। मामले की शिकायत जो है दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से की गई। जाहिर सी बात है कुमार सोनू, मामला कोई भी हो, लेकिन अगर वहां पर महिलाएं हैं, महिलाओं का विवाद है, तो सबसे पहले सुलझाने के लिए किसी महिला अधिकारी या फिर महिला कांस्टेबल का होना जरूरी है। दूसरी बात है कि पुलिस को क्या हक बनता है कि वो किसी महिला पर हाथ उठा दे बेवजह। आगे आपसे हम लगातार इस पर अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां कराची में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें 4 रेंजर्स भी शामिल हैं। दरअसल कराची में रेंजर्स के दफ्तर को निशाना बनाकर यह ब्लास्ट किया गया। रेंजर्स कराची ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस पर सबसे पहला धमाका हुआ। धमाके के बाद 3 से 4 हथियारबंद हमलावर कंपाउंड के अंदर घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अब कराची में चौरंगी के पास यूनिवर्सिटी रोड पर भी कई धमाके और जबरदस्त गोलीबारी हुई, जिसमें 4 पाकिस्तानी रेंजर्स की मौत हो गई। वहीं पाकिस्तानी रेंजर्स की जवाबी कार्रवाई में 6 हमलावरों के मारे जाने की खबर है। तो जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से कराची में रेंजर्स के एक ऑफिस में यह हमला हुआ है, धमाका भी हुआ है, और इसमें 3 से 4 रेंजर्स मारे गए हैं। और बताया जा रहा है कि जो बंदूकधारी थे अंदर दाखिल हो गए, उसके बाद उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। अब 2024 की अगर बात की जाए, 2025 की बात की जाए, 2024 में इसी तरह से हमला हुआ था कराची एयरपोर्ट पर, तब BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। 2025 में जो हमला हुआ था कराची में इस तरह का हमला, तो उसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उसकी जिम्मेदारी ली थी। अब इस बार जो ये हमला हुआ, इसके पीछे कौन सा गुट शामिल है, अभी तक इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है। थे घर पे तो चाय वगैरह पी रहे थे, तो जोरदार धमाके की आवाज आई है ना, मतलब बिल्कुल हमारे वो लकड़ी की सीढ़ी है, वो भी तकरीबन अपनी जगह से हिल गई है। तो मैं बेटे को देखने आ गया, अमूमन बच्चे खेल रहे होते हैं, तो देखा तो भाई गेट पर ना तो ज्यादा ही हालात खराब थे रेंजर्स बॉर्डर के। तो इतनी शदीद किस्म की फायरिंग स्टार्ट हुई थी, इतनी शदीद किस्म की फायरिंग स्टार्ट हुई थी कि मैं खुद भी डर गया था। फिर बच्चा मिला, बच्चे को घर लेकर गया, फिर वापसी में यहाँ पर चुप चुप के देख रहे थे, तो तकरीबन 2-3 धमाके अंदर और हुए। फिर मौके पर रेंजर्स भी पहुंच गई। अमेरिका, इजराइल और ईरान वॉर में सीज फायर के बाद एक बार फिर वार पलटवार शुरू हो चुका है। अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने शनिवार देर रात हॉर्मुज स्ट्रेट और उसके आसपास ईरान के 10 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इन हमलों में ईरान की आर्मी बेस को निशाना बनाया गया। यूएस आर्मी का यह हमला ईरान द्वारा ऑयल टैंकर MNT कीकू पर किए गए ड्रोन अटैक का पलटवार था, उस हमले का पलटवार था। अब देखिए, जिस तरह से दोनों ही देशों के बीच डील साइन हुई, एग्रीमेंट साइन हुआ, उसको देखकर लग रहा था कि हालात जल्द ही बेहतर होंगे, लेकिन अब उल्लंघन इस डील का लगातार हो रहा है, इस एग्रीमेंट का लगातार हो रहा है। और उसी उल्लंघन के तहत ईरान ने पहले अमेरिका पर हमला किया और उसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप का भी कल बयान सामने आया था। एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बोला कि अब आप देखिए आगे क्या होता है। चूंकि जब उनसे पूछा गया कि ईरान ने जो अमेरिका पर हमले किए हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े साफ शब्दों में यह बात कही थी कि मुझे ये पसंद नहीं आया और इसके रेपरकशंस होंगे, रिएक्शंस होंगे, और अब वही रिएक्शंस देखने को मिल भी रहे हैं। ये आप हमले से जुड़ी कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। अमेरिका ने ईरान में ये हमला किया है। अमेरिका पर पहले ईरान की तरफ से हमला किया गया था और अमेरिका ने पलटवार करते हुए इसका जवाब दिया। ईरान के ऑयल टैंकर MT कीकू पर हमले का ये बदला बताया जा रहा है। और ऐसे में अब जो सबसे बड़ा सवाल है और चिंता का विषय है वो पीस डील जो अमेरिका ईरान के बीच साइन हुई थी। इन हमलों को देखकर जो लगातार रुक रुक कर हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो खतरे में पड़ सकती है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन के बाद इस्तीफा देने वाले चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला अब 7 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में होगा। BHP के इंटरनेशनल अध्यक्ष आलोक कुमार के मुताबिक इस मीटिंग में चढ़ावा चोरी के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसले के साथ ही राम मंदिर परिसर में CEO की नियुक्ति पर भी फैसला लिया जा सकता है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने बयान जारी करके चढ़ावा चोरी को लेकर स्थिति साफ की है। इधर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा के करीबियों की गिरफ्तारी के बाद अब संत समाज चंपत राय की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। अयोध्या के संतों ने चंपत राय पर भी FIR और गिरफ्तारी की मांग की है। तो चंपत राय को लेकर अब आने वाले 11 जुलाई को इस पर फैसला होगा जब ट्रस्ट की बैठक होगी। लेकिन इस बीच जो संत समाज है वो ये चाहता है कि क्योंकि चंपत राय
महासचिव थे, अनिल मिश्रा भी ट्रस्टी थे, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ये आप जो बयान देख रहे हैं ये ट्रस्ट की ओर से दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि आने वाले बैठक में ट्रस्ट ये तय करेगा जो त्यागपत्र दिया गया है चंपत राय और अनिल मिश्रा की ओर से, उस पर क्या फैसला लिया जाए। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जारी एक्शन के बीच राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय का इस्तीफा हो गया है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे की भी पुष्टि हो गई है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक तरफ अपने 2 अधिकारियों के इस्तीफे को कंफर्म किया है, तो वहीं बयान जारी कर पूरे घटनाक्रम पर हो रहे एक्शन की जानकारी दी है। ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है कि चढ़ावा चोरी की पूरी जांच कराई जाएगी। ट्रस्ट ने क्लियर किया है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर मीटिंग में विचार होगा। ट्रस्ट ने अपने प्रेस नोट में बताया है कि राम मंदिर को दान में मिली चांदी की ईंटें और सोने के गहने सुरक्षित हैं। साथ ही चढ़ावा चोरी के खिलाफ FIR करने की पुष्टि भी की गई, तो दोषियों को यथायोग्य दंड दिलाने का भी भरोसा दिलाया गया है। इनके अलावा हिंदुओं को सनातन आस्था पर प्रश्न उठाने वालों की साजिश से सावधान रहने को कहा गया है। प्रेस नोट के आखिरी पैराग्राफ में सत्य और राम भक्ति की जीत की आशा जगाई गई है। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी के इस लेटर के बाद ये साफ हो गया है, ट्रस्ट की बैठक में चढ़ावा चोरियों पर कार्रवाई का फैसला होगा। साथ ही चंपत राय की जगह ट्रस्ट का नया महामंत्री चुना जाएगा। अनिल मिश्रा की जगह नया ट्रस्टी भी नियुक्त होगा और उसी दिन राम मंदिर ट्रस्ट का CEO भी नियुक्त किया जा सकता है। राम मंदिर में चढ़ावा चुराने वाले 8 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े 2 बड़े लोग चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा कंफर्म हो चुका है। ऐसे में सवाल है कि क्या अब चंपत राय और अनिल मिश्रा पर FIR भी होगी? क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा भी जेल जाएंगे? शर्मनाक है ये, हम मानते हैं ना, इसीलिए तो हमने पहले SIT की मांग की और इसीलिए ट्रस्ट ने पहले FIR भी लिखाई। पूरे कदम उठाएंगे, सब दोषियों को पकड़ा जाना, मुकदमा चल के मुंह काला होना और उनको जेल जाना पड़ेगा। चढ़ावा चोरी के जरिए अयोध्या पर आक्षेप लगाने वाले चोरों की गिरफ्तारी और चंपत राय के इस्तीफे के बाद अयोध्या के संत समाज भी खुलकर सामने आ रहा है। करपात्री महाराज ने चंपत राय पर भी एक्शन की मांग की है। चंपत राय जी ने इस्तीफा दिया है, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जो गोविंद गिरी जी हैं ये कह रहे हैं कि इस पे विचार जो है 11 जुलाई को किया जाएगा। ये क्यों किया जाएगा भाई? सस्पेंस में डाल रहे हैं क्या आप? सस्पेंस में डाल रहे हैं क्या आप? बैठक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या गुमराह कर रहे हैं? क्या इस नाते इस्तीफा उनको ले लिया ताकि जनता शांत हो जाए, चुप हो जाए, साधु संत महात्मा शांत हो जाए? ये कौन सा तरीका भाई? इस्तीफा स्वीकार कीजिए, निकालिए उनको। जब तक पद पे बने रहेंगे तब तक ये प्रभावित होगा SIT। अरे इतना नहीं, उनको निकाल करके उनके ऊपर जो है FIR किया जाए। FIR करने के बाद उनको जेल भेजा जाए और जेल भेजने के बाद मैं मुख्यमंत्री से कहता हूँ जितने लोग जेल में गए हैं इन सबके ऊपर तत्काल कहीं होता था बुलडोजर भेज देते, अब तक चल गया होता गरीबों के ऊपर। इनके ऊपर नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? ये भक्तों का पैसा लिए हैं, संतों का पैसा लिए हैं, गरीबों का पैसा लिए हैं। अयोध्या में चढ़ावा चोरी के बाद एक तरफ संत समाज नाराज है, तो 2027 के चुनाव से पहले विपक्षी दलों को भी हमला करने का मौका मिल गया है। SP चीफ अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी के बहाने BJP पर अटैक करते हुए कहा कि जिन लोगों ने आस्था के साथ खिलवाड़ किया है उन्हें प्रभु श्री राम कभी माफ नहीं करेंगे। ये धर्म से ज्यादा धन की तरफ ध्यान देते हैं। इनके लिए धन ही धर्म है, धर्म बाद में, पहले धन। और ये जो हुआ है व्यवहार ये बहुत चिंताजनक है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं। लोगों ने, सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था, या गुप्त दान था। तो ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते।
अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद विपक्षी दलों में 2027 की सियासत साधने की होड़ है, तो सीएम योगी अयोध्या की मर्यादा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए लगातार एक्शन ले रहे हैं और अब बारी बड़ी मछलियों के पकड़ने की है। और आइए इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर मुंबई से है, जहां मुहर्रम पर खौफनाक साजिश रची गई थी। 30,000 लोगों को जिंक फॉस्फाइड भरे कैप्सूल खिलाने की ये साजिश थी और इसी साजिश के तहत लोगों को जहरीले कैप्सूल खिलाए जाने थे। पेन किलर के नाम पर ये कैप्सूल बांटे गए, लेकिन मुंबई पुलिस ने जहरीली साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने आरोपी फैयाज प्रेमजी को गिरफ्तार किया। फैयाज प्रेमजी की गिरफ्तारी के बाद ये पता चला कि 14,000 से ज्यादा कैप्सूल उसके पास हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने ऑनलाइन 30,000 खाली कैप्सूल ऑर्डर किए, उनमें जिंक फॉस्फाइड भरा और मुहर्रम जुलूस के दौरान लोगों को बांटा। फिलहाल पुलिस आरोपी फैयाज से पूछताछ में जुटी हुई है। पंद्रह दिन तक रची साजिश, टारगेट पर थे 30,000 भाईजान। लोगों को हानि पहुंचाने के लिए टोटल 30,000 कैप्सूल ऑर्डर की थी ऑनलाइन और साथ ही में 50 किलो जिंक फॉस्फाइड ऑर्डर किया था। मुहर्रम पर जहरीली साजिश का राज पकड़ा गया, आरोपी फैयाज। बहुत बड़े पैमाने पे एक प्रोसेशन में आए हुए लोगों को टारगेट करके हजारों लोगों को इसने टारगेट करने की कोशिश की है, उनको क्षति पहुंचाने की कोशिश की है। कैप्सूल में भरा जहर, लोगों को बताया पेन किलर। मुंबई में मुहर्रम के दिन एक तरफ जुलूस निकल रहा था तो दूसरी तरफ एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। दवा के नाम पर जहर से भरे कैप्सूल बांटे जा रहे थे और टारगेट पर 1, 2 या 3,000 नहीं, 30,000 से ज्यादा लोग थे। ये वही शख्स है जो मुहर्रम के जुलूस के दौरान लोगों को पेन किलर के नाम पर मौत बांट रहा था। नाम है फैयाज प्रेमजी। नाम प्रेमजी और काम कैप्सूल में जहर भर कर देना। साजिश बहुत बड़ी थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने इसकी पूरी साजिश पर पानी फेर दिया। आरोपी फैयाज हाल ही में मुंबई के डोंगरी इलाके में किराए के मकान में रहने के लिए आया था। इसने वारदात को अंजाम देने के लिए 15 दिन तक साजिश रची, जिसके लिए उसने पहले ऑनलाइन 30,000 खाली कैप्सूल ऑर्डर किए। इसके बाद उसने 50 किलो जिंक फॉस्फाइड भी मंगाया, जिसका इस्तेमाल चूहे मारने की दवा बनाने में किया जाता है। इसके बाद फैयाज ने सभी कैप्सूल में 1-1 ग्राम यही जहर डाला और जुलूस में लोगों को इसे पेन किलर कहकर देने लगा। इसने इस पर्टिकुलर प्रोसेशन को टारगेट करने के लिए पिछले 15 दिनों से तैयारी की और इसने इस साजिश के तहत 50 किलो जिंक फॉस्फाइड नाम का जो डेंजरस और पॉइजनस केमिकल है वो इसने मंगवाया और इसने स्टॉक किया और इसने 30,000 एम्प्टी कैप्सूल्स ऑर्डर की ऑनलाइन और फिर इसने उन कैप्सूल्स में जिंक फॉस्फाइड को भरा और ऐसे एक कैप्सूल का स्टॉक तैयार किया और इस बहाने से कि ये एक पेन किलर मेडिसिन है वो प्रोसेशन में लोगों को बांटने लगा और कुछ लोगों ने उसको लिया और कंज्यूम किया और कुछ लोगों की तबीयत खराब हुई है। कई लोगों ने ये जहरीला कैप्सूल आरोपी फैयाज प्रेमजी से लिया। जानकारी के मुताबिक 10 से 12 लोगों ने ये कैप्सूल खाया भी, जिनकी तुरंत तबीयत खराब हो गई। कुछ लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिनका मुंबई के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये काम करके आया तो दवा बांट रहे थे, दवा खाया लेके फिर उसके बाद में सही था। घर तक जाते जाते तक फिर रास्ते में उल्टी आया। तो कैप्सूल खाने के बाद आपकी तबीयत खराब हुई? हाँ, उल्टी बेकार आया और कमजोरी सा लगा बस। दरअसल जिंक फॉस्फाइड एक बेहद विषैला केमिकल है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से चूहों और अन्य छोटे जीवों को मारने के लिए किया जाता है। ये इंसान के खाने के लिए बिल्कुल नहीं होता और अगर गलती से या मिलावट के रूप में शरीर में चला जाए तो ये गंभीर रूप से बीमार कर सकता है।
इसकी वजह से उल्टी, पेट में तेज दर्द, सांस लेने में तकलीफ, बेहोशी और गंभीर मामलों में कुछ अंग प्रभावित हो सकते हैं। वहीं समय पर इलाज न मिलने पर ये जानलेवा भी हो सकता है। अंदाजा लगा सकते हैं कि साजिश कितनी डेंजरस थी। हालांकि मुंबई पुलिस को जैसे ही इसकी खबर मिली तो उन्होंने फौरन पड़ताल करके पुणे के रहने वाले फैयाज प्रेम जी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जब पुलिस ने इसके ठिकाने की जांच की तो वहां से करीब 14,900 वही जहरीले कैप्सूल बरामद हुए जो ये मुहर्रम जुलूस के दौरान दर्द की दवा बताकर बांट रहा था। आरोपी फैयाज का ईरान और इराक कनेक्शन भी सामने आया है। फैयाज 2025 में ईरान और इराक गया था, जिसके बाद पुलिस आरोपी के बैकग्राउंड की जांच में जुट गई है। ये बात तो तय है कि ये बहुत बड़े पैमाने पे एक प्रोसेशन में आए हुए लोगों को टारगेट करके हज़ारों लोगों को इसने टारगेट करने की कोशिश की है, उनको क्षति पहुंचाने की कोशिश की है यूजिंग अ डेंजरस पॉइजनस केमिकल। बट इसका एक्चुअल मोटिव क्या है, इसकी इंस्पिरेशन क्या है, वो अभी तक क्लियर नहीं है। सारे के सारे एंगल, सैबोटाज एंगल, टेरर एंगल, ये सभी एंगल से हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये रहने वाला पुणे का है और ये मुंबई में पिछले 15 दिनों से एक होटल में और एक लॉज में रह रहा है। और अभी तक जो तपास हुई है उसमें ये सामने आया है कि ये 2025 में ईरान और इराक, ये 2 देशों में जाके आया है। फैयाज की साजिश बेहद खतरनाक थी। वो मुंबई के 30,000 लोगों को ये जहरीले कैप्सूल खिलाना चाहता था। यानी उसने मास कैजुअलिटी का प्लान बना रखा था ताकि एक ही बार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को निशाना बनाया जा सके। वो 30,000 लोगों के कत्ल करने का प्लान बनाकर मुंबई में आया था, लेकिन पुलिस ने समय रहते उसे धर दबोचा। इसका मोटिव, इसकी मंशा जो है वो लोगों को नुकसान पहुंचाने की थी। अब पुलिस इसमें टेरर एंगल के लिहाज से भी जांच कर रही है, सबोटाज एंगल के भी लिहाज से जांच कर रही है और मास कैजुअलिटी एंगल के लिहाज से भी जांच कर रही है कि आखिर ये शख्स क्यों इस तरीके की हरकत करने पर आमादा था। बैकग्राउंड जो इस शख्स का निकलकर सामने आया उसमें बताया जा रहा है कि पुणे का रहने वाला है। ये 40 साल इसकी उम्र है, पेंट का कारोबार करता है और 2025 में ये ईरान और इराक भी गया था, यानी कि विदेश में भी प्रवास किया था इसने और उसके बाद यहाँ आया है और इस तरीके की हरकत ये कर रहा था। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या में चंदा चोरी के आरोपी के घर पर इस वक्त पुलिस पहुंची है। अयोध्या के स्वर्ग द्वार इलाके में इस वक्त पुलिस पहुंची है। लगातार चंदा चोरी को लेकर पुलिस की छानबीन हो रही है, गिरफ्तारी हो चुकी है। 8 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। तो इस वक्त स्वर्ग द्वार में पुलिस पहुंची है। दरअसल स्वर्ग द्वार में टिन्नू यादव का भी घर है और साथ ही साथ मनीष यादव का भी घर इसी इलाके में पड़ता है। अब पुलिस किस वजह से यहां पहुंची है, क्या छानबीन होने जा रही है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब से गिरफ्तारी हुई है उनसे लगातार पूछताछ भी हो रही है। अभय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, आखिरकार पुलिस क्यों पहुंची है अयोध्या के स्वर्ग द्वार? अमित, स्वर्ग द्वार के अंदर टिन्नू और साथ ही टिन्नू के पड़ोस में ही उसके भतीजे मनीष यादव का घर है। दोनों ही आरोपियों से पूछताछ पुलिस लगातार कर चुकी है। फिलहाल सभी आरोपी, जो 8 आरोपी हैं, वो जेल में हैं। कल उनकी कस्टडी खत्म हो रही है। कल दोबारा से सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाना है। तो कोर्ट में पेश करने से पहले आज अयोध्या पुलिस के सूत्रों से हमारी बात हुई है। जितने भी 8 आरोपी हैं उन सभी के परिवार के लोगों से पूछताछ करना चाहती है पुलिस। उनसे और सबूत जुटाना चाहती है कि इनके घर में और क्या क्या रिकवर हो सकता है। परिवार के लोगों से पूछताछ की जानी है कि इन लोगों ने कहीं और कहां कहां पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जो चंदा चोरी का पैसा है। तो आज एक तरीके से तमाम चीजों को कंक्लूड पुलिस करना चाहती है, जिसमें अबे क्या ये सिर्फ पूछताछ ही होगी या घर पे जांच भी होगी? ये कुछ देर बाद तस्वीरों के जरिए और जो आप हमें खबरें दर्शकों तक पहुंचाएंगे उसके जरिए क्लियर हो जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी के लिए। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र से यह खबर है, यहां पेपर लीक के बाद आज होने वाली टीईटी परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पेपर लीक की जांच के लिए ठाणे के जॉइंट पुलिस कमिश्नर पंजाब राव उगले की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और डीजीपी सदानंद दाते से बात कर मामले में दोषियों के खिलाफ कड़े एक्शन के निर्देश दिए हैं। इधर भिवंडी पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन पेपर लीक का मास्टरमाइंड जो है वो फिलहाल फरार है।
सेट मिले हैं। जब अच्छी चल रही थी ट्रैप में, उनका 1.5 करोड़ की डिमांड थी। वो 1.5 करोड़ में पेपर बेचने के बाद जो लेने वाला है वो आगे अलग अलग जो बायर है उनको पेपर देने का उनकी सिस्टम थी, लेकिन उसके पहले ही हमने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और पेपर जब्त किया। वो संभावना हमें गुरुत्व दी है कि बहुत बड़ा गिरोह हो सकता है। उसी एंगल से इसमें सेक्शन भी लगाया है और उसके तहत आगे की कार्रवाई हमारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेशल्स दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान वो सेशल्स के नेशनल डे सेलिब्रेशन में शामिल होंगे। तो वहीं 50वें नेशनल डे सेलिब्रेशन में भारतीय सेना ने भी मार्च किया। आज प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सेशल्स की नेशनल असेंबली को भी पीएम संबोधित करेंगे। मुंबई में लोकल ट्रेन में पीट कर हुई हत्या का मामला अभी थमा ही नहीं था कि माहिम में चाकूबाजी की घटना सामने आ गई। माहिम रेलवे स्टेशन में मामूली टक्कर के बाद एक शख्स ने दूसरे को चाकू से गोंद दिया। रेलवे स्टेशन पर नवीन नाम के शख्स की अज्ञात शख्स से टक्कर हो गई और इस दौरान नवीन ने आरोपी शख्स से सॉरी कहा, लेकिन वो गाली गलौज करने पर उतर आया। झगड़े से बचने के लिए नवीन ने वहां से चला जाना ही बेहतर समझा और वो चला भी गया। तभी थोड़ी दूर जाने पर आरोपी ने पीछा कर नवीन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस बीच घायल शख्स लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। खबर उत्तर प्रदेश से है। यहां पुलिस की टीम ने एक ही रात में 2 जगह एनकाउंटर्स को अंजाम दिया। बहराइच में पुलिस ने मुठभेड़ में 50,000 का आरोपी पकड़ा गया। तो आरोपी बदमाश अपने साथी के साथ जब जा रहा था तभी पुलिस के रोकने पर फायरिंग कर भागने वो लगा। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई। बदमाश का साथी फरार हो गया। बहराइच के बाद बदायूं की बात कर लेते हैं। यहां पुलिस ने 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी अबरार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर आरोपी ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाश के पैर में गोली मारकर उसे घायल कर दिया। फिलहाल बदमाश का अस्पताल में इलाज जारी है। आइए सीधे आपको अयोध्या ले चलते हैं। वहां से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। टिन्नू यादव के घर पर पुलिस की रेड की कार्रवाई जारी है। चंदा चोरी के आरोपी टिन्नू यादव के घर पर छापेमार कार्रवाई को पुलिस अंजाम दे रही है। कुछ देर पहले ही पुलिस यहां पर पहुंची थी। अविनाश शुक्ला और अनुकल्प मिश्रा की बात की जाए तो इनके घरों पर भी पुलिस की रेड इस वक्त हो रही है। चुड़ावा चोरी को लेकर सबूत पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही है। अब तक इस पूरे मामले में 80 लाख से ज्यादा रुपए पुलिस रिकवर कर चुकी है। हमारे सहयोगी अभय पराशर लगातार मौके पर मौजूद हैं। अभय, कहां पर पुलिस की रेड की कार्रवाई जारी है? फौरी तौर पर क्या जानकारी आपके पास? देखिए ज्योत्सना, जितने भी आरोपी हैं उन सभी आरोपियों के घर पुलिस पहुंच रही है। मनीष यादव और टिन्नू यादव का घर जो है वो स्वर्ग द्वार इलाके में है, वहां पर पुलिस की टीम पहुंची है। इसके साथ ही अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला और जितने भी आरोपी हैं सभी 8 आरोपियों के घर आज पुलिस पहुंच रही है। और उसकी वजह यह है कि जैसे ही मनीष यादव के घर पर पुलिस पहुंची, वहां पर ताला लगा हुआ था। टिन्नू यादव का जो मकान है वो भी स्वर्ग द्वार इलाके के अंदर ही मौजूद है। अनुकल्प मिश्रा का घर जो है वो हाईवे से जुड़ा हुआ एक इलाका है, कौशलपुरी 2, वहां पर अनुकल्प मिश्रा का घर है। सभी के घर आज पुलिस इसलिए पहुंच रही है क्योंकि 3 दिन के लिए इन सभी आरोपियों को जेल में भेजा गया था और कल इन्हें कोर्ट में पेश किया जाना है। तो कोर्ट में पेश करने से पहले पुलिस की ये कोशिश है कि इनके परिवार के लोगों से जो भी जानकारी इनके खिलाफ हासिल की जा सके, क्योंकि अब तक लगभग 80 लाख रुपए इनसे बरामद हुए थे। सभी आरोपियों से पूछताछ इसलिए की जा रही है कि इन्होंने पैसा और कहां इन्वेस्ट किया हुआ है। हालांकि अभी तक इन 8 लोगों के अलावा किसी और शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस लगातार अब कल इनको कोर्ट में पेश करके इनकी कस्टडी लेने की कोशिश करेगी ताकि पता लग सके कि किसकी निशानदेही पर टिन्नू ये सब कुछ कर रहा था। हमने देखा चंपत राय, अनिल मिश्रा इस्तीफा दे चुके हैं, उनसे एसआईटी ने पूछताछ की है। हालांकि अयोध्या पुलिस ने उनसे अब तक पूछताछ नहीं की है क्योंकि उनका नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है। तो आज पुलिस की कोशिश ये है कि सभी 8 नामजद आरोपी जो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं उन सभी के परिवार के लोगों से जितनी और जानकारी हासिल की जा सके ताकि कल कोर्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग दलील, जब पुलिस कस्टडी की रिमांड लगाएगी पुलिस की टीम, अयोध्या पुलिस की टीम कोर्ट में, तो उनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो कि हमने परिवार के लोगों से ये पूछताछ की है, इनकी निशानदेही पर और जानकारी मिली है कि चंदे चोरी के पैसे को कहां पर इन्वेस्ट किया गया था। इन तमाम जानकारियों को आज पुलिस इकट्ठा कर रही है। अबे मतलब हम ये मान के चलें कि ये पूछताछ लंबी होगी और इसके अलावा कुछ और संभावित ऐसे नाम हैं जिनको लेकर लगातार चर्चा की जा रही थी जो इस चंदा चोरी से जुड़े हो सकते हैं, उनका भी पता चल सकता है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि आज पुलिस की कोशिश यही है कि जब इनका पुलिस रिमांड लिया जाए, रिमांड लेने के बाद
चाहे वो टिन्नू हो जो सब कुछ कर रहा था। टिन्नू के कहने पर ही मनीष यादव चोरी करता हुआ नजर भी आया है सीसीटीवी के अंदर। मनीष यादव कई बार चोरी करता हुआ नजर आया है, जो कि भतीजा है। तो कोशिश यही है कि जब इनकी मनी ट्रेल चेक की जाएगी, इनके परिवार के लोगों से पूछताछ की जाएगी कि और कहां कहां पर पैसा लगा हुआ था, तो आगे मनी ट्रेल के अंदर जिसके नाम सामने आएंगे, चाहे वो इनके परिवार के लोगों से जुड़े हों या फिर और बड़े नाम ट्रस्ट के अंदर हैं, उन सभी से आगे पूछताछ की जाएगी और गिरफ्तारी का सिलसिला जो है वो आगे भी बढ़ सकता है। बड़े नामों का आपने जिक्र किया, उसको लेकर लगातार विपक्ष भी हमलावर है। 11 तारीख को एक अहम बैठक होने वाली है जिसमें नए ट्रस्टी के नाम को लेकर ऐलान हो सकता है और चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा की बात की जाए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उसको लेकर भी चर्चा होगी। तो ऐसे में उससे जुड़ी क्या जानकारी आपके पास? देखिए, चंपत राय, अनिल मिश्रा जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चंपत राय के ऊपर सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि चंपत राय ने पुलिस को पहले जानकारी नहीं दी। इन आरोपियों के घर से खुद ही रिकवरी की और रिकवरी करने के बाद जो वो पैसा था वो पुलिस को सौंप दिया गया कि इतने करीब 80 लाख रुपए इन 8 आरोपियों के घर से बरामद हुए हैं, अलग अलग ठिकानों से बरामद हुए हैं। लेकिन चंपत राय ने आखिरकार पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और पूछताछ में आगे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में इनका अगर नाम आता है तो इनके खिलाफ उस हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल एफआईआर में इनका नाम नहीं है। आप बने रहिएगा अभय हमारे साथ, क्योंकि पुलिस इस वक्त टिन्नू राय और तमाम अन्य आरोपियों के घर पर रेड कर रही है, छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है, घर वालों से पूछताछ कर रही है। ऐसे में टिन्नू यादव के पड़ोसियों का क्या कहना है वो भी सुनना जरूरी है। आइए आपको सुनाते हैं। क्या देखें भैया, हम तो दूर रहते हैं थोड़ा। आपसे कुछ बातचीत हुआ पुलिस की? नहीं। क्या नाम है आपका? तारा देवी। तो यहाँ पर क्या तलाशी ऐसी मिली है, कुछ बातचीत करी आपसे? नहीं, कोई तलाशी बात नहीं की। कोई बात ही नहीं कर रहे हैं? नहीं, कोई बात नहीं कर रहे। तो आप लोगों का मकान से बाहर किया क्या? नहीं, हमारा ही निजी पुश्तैनी घर हम लोग का। पुश्तैनी घर? जी। पड़ोसी हैं? नहीं, पुलिस नहीं। किसके पड़ोसी हैं? इन्हीं के पड़ोसी हैं। क्या नाम तो बता। तारा देवी। नहीं, टिन्नू को हम भाई लगते हैं मोहल्ले के। भाई हैं? तो इससे पहले भी पुलिस आई थी? नहीं, पहली बार आई है? हाँ, पहली बार आई थी। क्या नाम है आपका? तारा देवी। तो टिन्नू यादव की पड़ोसी को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि पुलिस यहां पर पहली बार आई है और टिन्नू यादव से जब रिश्ते की बात की गई तो कहा रिश्ते में भाई लगते हैं। अब चूंकि पुलिस की टीम टिन्नू यादव के घर पर पहुंची है तो घर के हर एक सदस्य से गहनता से पूछताछ होगी। ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या इस पूरे चंदा चोरी मामले में और किसी की इन्वॉल्वमेंट है। जिन बड़े नामों को लेकर चर्चा की जा रही है उनकी किस तरह से इन्वॉल्वमेंट है और जो पैसा अगर टिन्नू यादव ने छुपाया है तो वो कहां पर छुपाया है। और कल कोर्ट में मजबूत सबूत पेश करने की कोशिश के तहत भी तमाम 8 आरोपियों के घर पुलिस पहुंची है और इस रेड की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। हमारे सहयोगी अभय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, लोगों से तो आपने भी बात की, लगातार आपकी बात हो रही है। टिन्नू यादव, उनके पड़ोसियों की बात की जाए तो उनकी बातचीत इस वक्त हमारे दर्शक सुन रहे थे। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन लोग ये जरूर मान रहे हैं कि राम मंदिर से जो चंदा चोरी हुआ वो एक महापाप था और जिन्होंने ये पाप किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल टिन्नू यादव की पत्नी जो है वो घर पर मौजूद है। हमने उनकी पत्नी से कई बार सवाल करने की कोशिश की लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं दे रही हैं। मनीष यादव की बहन से हमने बात की थी, उनका ये कहना था कि मनीष यादव ने एक कुछ ही समय पहले यहाँ पर नौकरी शुरू की थी और नौकरी करने के साथ ही उनको फंसाया गया है। ये टिन्नू यादव के बगल में रहने वाले मनीष यादव की बहन ने बात कही थी। इस पूरे मामले के अंदर अब लगातार इन सभी आरोपियों के परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि इनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस कलेक्ट किया जा सके। नहीं, फंसाने की बात तो कही जा रही है, लेकिन सीसीटीवी में जो खुद चोरी करता हुआ दिख रहा है उसे कैसे फंसाया जा सकता है? हालांकि ये भी एक सवाल है और इसी लाइन और लेंथ पर लगातार पुलिस की तरफ से पूछताछ हो रही है। अब जब कल पुलिस इन्हें कोर्ट में दोबारा पेश करेगी तो इनकी रिमांड की मांग की जाएगी और उसका आधार यही दिया जाएगा कि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी मिल नहीं पाए हैं और उनसे आगे की कड़ियों को जोड़ा जा सके। जिन बड़े नामों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, जिनको लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है,
है उसको लेकर भी एक क्लैरिटी मिले। हालांकि जो कार्रवाई इस वक्त पुलिस की है वो जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, टिन्नू यादव समेत जिन 8 आरोपियों को इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है उनके घर पर पुलिस की टीम पहुंची है, छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प शुक्ला, इन सब का नाम उसमें शामिल है। चढ़ावा चोरी को लेकर सबूत जुटाने की कोशिश के तहत पुलिस की ये पूरी कार्रवाई है और जाहिर सी बात है जब परिवार के हर एक सदस्य से बात होगी, टिन्नू यादव के परिवार वालों से बात होगी, अविनाश शुक्ला के परिवार वालों से बात होगी, अनुकल्प मिश्रा के परिजनों से जब पुलिस बात करेगी तो ये लंबी बातचीत चलेगी, लंबी इंटरोगेशन चलेगी और हर एक पहलू से पुलिस इस पूरे मामले में जांच करेगी, पड़ताल करेगी, ठोस सबूत जुटाने की कोशिश करेगी ताकि उसे कल कोर्ट में पेश किया जा सके और उनके आधार पर भी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए, सवाल जवाब और करने के लिए इन सब से पूछताछ की जा सके और उनकी रिमांड लेने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जाएगी। अभय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, पुलिस का तो यह भी कहना है कि जो आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, जो जुडिशियल कस्टडी में है, उन सब से अलग अलग इंटेरोगेशन होनी बाकी है, उन सबको साथ बैठाकर इंटेरोगेशन होनी अभी बाकी है। देखिए, बिल्कुल स्वर्ग द्वार में जहां पर मनीष शुक्ला का घर है वहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मनीष यादव का इसी गली के अंदर घर है। पुलिस की टीम यहां पर पहुंची हुई है और कोशिश ये की जानी है क्योंकि अभी इन सभी आरोपियों को जब गिरफ्तार करने के बाद इनको सीधा जेल भेज दिया गया क्योंकि उस वक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट वहां पर मौजूद थे। लेकिन इनकी पुलिस कस्टडी लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इन सब ने टिन्नू यादव के कहने पर मनीष यादव ने चोरी की, इसके साथ ही जो अनुकल्प है उसने चोरी की। इन सभी आरोपियों से बहुत शुक्रिया अभय आपका तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो राम मंदिर चंदा चोरी मामले में जिन 8 आरोपियों को पुलिस ने सलाखों के पीछे डाला है, अभी उनके घर पर जाकर छानबीन की कार्रवाई हो रही है और उनके परिजनों से पूछताछ करने में पुलिस जुटी है।